Hello students, welcome back to Pragati Mantra classes. My name is Shivangi Agarwal and I am your mentor for upcoming TAT examinations. So students, जैसा कि हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था, कौन सा वाला पार्ट, जो हमारा रिवर्स का पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया था। अब हम आज से अपना एक नया पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज़ फॉरेस्ट, यानी कि वन। तो अब जैसे हमारा इंडिया है, तो हमारे इंडिया में हमने देखा कि बहुत सारे तरह के हमारे जो वन हैं, यानी कि जो फॉरेस्ट हैं, बहुत सारे तरह के पाए जाते हैं। मतलब क्या है इस बात का कि हमारे यहाँ जो पर्णपाती है, यानी कि डिसीडियस फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, सदाबहार यानी कि जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वो देखने को मिलेंगे। तो और जो हमारे अगर हम वेस्ट बंगाल की साइड चले जाएँ तो हमें वहाँ पे कौन से मिलते हैं, वहाँ पे मिलते हैं हमें मैंग्रोव ट्रीज़। तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह से देखने को मिलेंगी। लेकिन उससे पहले जो हमें बात समझनी है इस चैप्टर में वो क्या, वो हमें ये समझनी है कि ये जो फॉरेस्ट है हमारे, ये जगह से जगह पे चेंज क्यों हो रहे हैं। हमें कहीं पे एवरग्रीन देखने को मिलते हैं, कहीं पे डिसीडियस देखने को मिल रहे हैं, कहीं पे हमें कांटेदार वृक्ष देखने को मिल रहे हैं, कहीं पे हम देखेंगे अगर हम जैसे जैसे पहाड़ी इलाकों पे चलते जाएंगे तो हमें टैगा, टुंड्रा, ये सब हमें वनस्पतियाँ दिखनी शुरू हो जाती हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि इनका जो हमारी रेनफॉल है, यानी कि जो बारिश है या क्या कहते हैं जो टेम्परेचर है, हाइट है, उससे ये किस तरह से लिंक है, वो हम पहले समझेंगे ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आपने एक बार ये देख लिया कि ये जो पेड़ है हमारे ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग, यानी कि जो हमारा भूगोल है भारत का जैसा, उसके अकॉर्डिंग बटे हुए हैं। अगर हमने अपने ज्योग्राफी को समझ लिया इंडिया की, तो यानी कि हमें आसानी से पेड़ पौधे भी समझ में आ जाएंगे कि कहाँ पे हमें किस प्रकार की वनस्पतियाँ मिलेंगी। तो उससे हम वनों पे जाने से पहले, अपने इंडिया के, उससे पहले हम समझते हैं कि आखिर ये जो वनस्पतियों का डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि जो इनका विभाजन है, वो किस तरीके से है। अब इसको हम समझ सकते हैं इस पार्ट के ट्रायंगल के थ्रू। मैंने यहाँ पे ये ट्रायंगल बनाया है इस तरीके से, और अब मैंने क्या देखा कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा, यहाँ पे जो हमारे लैटिट्यूड है, यानी कि जो हमारे अक्षांश है, वो क्या है, 0 डिग्री है। ठीक है। अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ तो क्या हो रहा है, बारिश, यानी कि जो प्रेसिपिटेशन है, संघनन है, वो हमें कम देखने को मिलेगा। डिक्रीजिंग प्रेसिपिटेशन, यानी कि संघनन। संघनन क्या हो रहा है, इधर जाके कम हो रहा है। और जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगी हाइट पे, वैसे वैसे क्या होगा, डिक्रीज इन टेम्परेचर। हम जानते ही हैं जैसे कि हम हाइट पे जाते हैं तो क्या हो रहा होता है, जो हमारे यहाँ टेम्परेचर होता है वो कम होता जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, सबसे ज़्यादा अगर मैं इस पोर्शन की बात करूँ, मैंने कहा कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगी वैसे वैसे क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेशन कम हो रहा है, संघनन कम हो रहा है। अगर संघनन कम होगा तो क्या होगा, बारिश हमें कम देखने को मिलेगी। अब आप खुद सोच के बताओ कि जैसे जैसे मुझे बारिश कम देखने को मिलेगी तो यहाँ पे क्या होगा, हमें यहाँ पे कौन सा एरिया मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा डिजर्ट वाला एरिया, यानी कि जो हमारा मरुस्थल वाला एरिया होता है। लेकिन जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड पे आती जाऊंगी तो क्या होगा, यहाँ पे बारिश ज़्यादा है। जब यहाँ पे बारिश ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या होगा, जो पेड़ पौधे होंगे, वनस्पतियाँ होंगी, उनकी ज़्यादा वैरायटी मुझे देखने को मिलेगी। सेम ऐसे ही मैं टेम्परेचर की बात करूँ, जैसे जैसे मेरे टेम्परेचर में कमी आएगी तो क्या होगा, टेम्परेचर में कमी आ रही है तो यानी कि वेजिटेशन में भी कमी आएगी। क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम हायर एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, ऊंचाई पे जाते हैं, तो उसके साथ साथ टेम्परेचर में गिरावट देखी जाती है। जब टेम्परेचर में गिरावट देखी जाती है तो क्या होता है कि वहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन है वो कम होगा, यानी कि जो संघनन की प्रक्रिया है वो भी कम होगी। जब वो कम होगी तो बारिश कम होगी, बारिश कम होगी तो हमें क्या देखने को कम मिलेगा, वनस्पतियाँ, यानी कि जो वेजिटेशन है हमारी, वो भी हमें कम देखने को मिलेगी। तो इसी वजह से ऐसा होता है कि जैसे जैसे हम इस ट्राइंगल में ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें वनस्पतियाँ कम से कम देखने को मिलेगी। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हमें देखने को मिलेगी वो मिलेगी हमें इस पोर्शन में। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे, यहाँ पे हमें मिलेंगे एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी कि जो होते हैं हमारे सदाबहार वन, एवरग्रीन, यानी कि सदाबहार। ठीक, अभी हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि सदाबहार वन कौन से होते हैं, इन्हें कितनी बारिश की ज़रूरत पड़ती है, वो सब कुछ अभी हम डिटेल में देखेंगे। पहले बस हम ये समझ रहे हैं कि जैसे जैसे बारिश कम हो रही है, टेम्परेचर हमारा कम हो रहा है, तो उनका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे फॉरेस्ट पे। इसके बाद क्या होगा, हमें देखने को मिलेंगे मॉनसून फॉरेस्ट,
यानी कि वो जंगल जो किस पे बेस्ड होते हैं, हमारे किस पे आधारित होते हैं, मॉनसून पे आधारित होते हैं। जैसे कि हमारा जो इंडिया है वो भी कौन सा कंट्री है, वो भी एक मॉनसूनल बेस्ड कंट्री है। तो जो अब हमें एरिया मिलना शुरू हो जाएगा वो कौन सा होगा, जो हमें इंडिया में मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है यहाँ पे, इसके बाद हमें शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे डिसीडियस फॉरेस्ट, यानी कि जो पर्णपाती होते हैं, यानी कि जो अपने पत्ते एक बार गिरा देते हैं वो। उसके बाद हमें मिलने शुरू हो जाते हैं यहाँ पे थॉर्न्स एंड बुशेस, यानी कि झाड़ियाँ, कटीली झाड़ियाँ जिसे मैं बोलूँ, वो मिलनी शुरू हो जाती हैं। इसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगी वैसे वैसे हमें क्या मिलेगा, एक ग्रासलैंड का नाम सुना होगा आपने, सवाना। ये सब इसी रीजन में मिलेंगी। यहाँ पे क्या हो रहा है आपने देखा, यहाँ पे क्या हो रहा है कि बारिश कम हो रही है और ये जो हमारा एरिया है वो कैसा है, ड्राई होता जा रहा है, सूखता जा रहा है। टेम्परेचर तो अभी भी यहाँ पे काफ़ी मिलेगा आपको, यानी कि कैसे इलाके होंगे हमारे, गर्म इलाके होंगे। और हम जानते हैं ऐसे ही इन इलाकों में हमें क्या देखने को मिलते हैं, डिजर्ट। जो हमारा राजस्थान गुजरात वाला पार्ट है वो सब इसी एरिया में आता है। वहाँ पे क्या हो रहा है, बारिश बहुत कम होगी और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होगा, इसीलिए हमारा एरिया इसमें आता है वाला। ठीक है, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अब क्या हुआ कि हमारा जो टेम्परेचर है वो कम होता जा रहा है, यानी कि अपने लेटीट्यूड्स पे थोड़ा मिडिल में बढ़ रहे हैं। यहाँ पे हमें क्या मिलना शुरू हो जाएगा, 90। ठीक है ना, और यहाँ पे हमने किस लेवल से शुरू करा था, 0 से। अब हम क्या आ गए, यहाँ पे मिडिल लैटिट्यूड्स में आ गए। अब मैं लैटिट्यूड्स की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, हम लोगों ने पहले भी देखा था कि हमारी जो अर्थ है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। कहाँ से, लैटिट्यूड से, और इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर। ठीक है, तो इक्वेटर में फिर हम जानते हैं यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखने को मिलती है, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देखने को मिलती है। अब जो हमारा कंट्री है इंडिया, वो कहीं यहाँ पे लाई करता है। तो हमारा कंट्री कैसे एरिया में आ रहा है, जनरली एक ट्रॉपिकल एरिया में आता है। अभी आप देखो कि जब हम इंडिया का पार्ट शुरू करेंगे कि हमें जो सारे के सारे फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे वो कैसे होंगे, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होंगे जो हमें देखने को मिलेंगे। अब देखो, अब हमें यहाँ पे क्या मिलने शुरू हो जाएंगे, फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट क्यों बोला, क्योंकि फॉरेस्ट में हमें हर तरीके की आपको वेजिटेशन देखने को मिलेगी। वहाँ पे क्या होगा कि कुछ एवरग्रीन भी फॉरेस्ट होंगे, कुछ डिसीडियस भी आपको पेड़ देखने को मिलेंगे, कुछ मॉनसून वाले भी मिलेंगे, इसीलिए उसको हमने क्या बोला, फॉरेस्ट। फिर हमें मिलनी शुरू हो जाती है यहाँ पे वुडलैंड। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमें शुरू हो जाती है ग्रासलैंड। जैसा कि हम लोगों ने उत्तराखंड वाले पोर्शन में देखी थी कि हमें कौन कौन सी मिल रही थी, वहाँ पे बोगेल्स और पायस, ये सब हमें देखने को मिलते हैं। फिर यहाँ पे फिर से डिज़र्ट। ठीक, और यहाँ पे जैसे ही हम ऊपर बढ़े फिर से एक और हमें वनस्पति देखने को मिलती है, वो है टैगा। और लास्ट में सबसे ऊपर, यानी कि जो पोल्स वगैरह पे बहुत ज़्यादा ठंडे इलाकों में मिलती है, वो होती है टुंड्रा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने अपनी अर्थ पे, ये हमारी अर्थ का है एक तरह से, कि अर्थ पे जो हमारे फॉरेस्ट हैं, जंगल हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से। अब हम बात करते हैं कि हमारा इंडिया कौन से रीजन में आता है, हमारा इंडिया आता है ट्रॉपिकल रीजन में। तो अब हम देखेंगे कि इंडिया में किस तरह से ये जो हमारे जंगल हैं वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट्स हैं। सो स्टूडेंट्स, इंडिया में मेनली हमें 5 तरह की वेजिटेशन यानी कि वनस्पतियाँ देखने को मिलती हैं। उनके नाम देखते हैं एक एक करके। पहली है इसमें हमारी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, या फिर इसी को हम बोलते हैं सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। हिंदी में अगर हम इसकी बात करें तो इसे हम बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, या फिर अर्ध सदाबहार वन। नेक्स्ट टाइप जो हमें यहाँ पे इंडिया में देखने को मिलता है वो है ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, यानी कि उष्ण कटिबंधीय
अभी बस हम इनके नाम देख रहे हैं, इनके बारे में कि ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, कितनी रेनफॉल चाहिए, वो सब अभी हम डिटेल में एक एक की देखेंगे। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट, यानी कि उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। फोर्थ जो हमें देखने को मिलते हैं वो हैं मॉन्टेन फॉरेस्ट, यानी कि पर्वतीय वन। और लास्ट कैटेगरी जो हमें इंडिया में देखने को मिलती है वो है लिटोरल एंड स्वाम्पी फॉरेस्ट। ये कुछ आपको अजीब सा नाम लग सकता है, हो सकता है कि बहुत लोगों ने पहली बार सुना हो, बट ये भी एक कैटेगरी है जो हमारी एनसीईआरटीज़ में गिवन है और जो इंडिया में हमें देखने को मिलती है। अगर हिंदी में मैं इसकी बात करूं तो इसे बोला जाता है वेलांचली व अनूप वन। ठीक, तो अब ये वाले कुछ हमारे जंगल के प्रकार हैं, वनों के प्रकार हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। अब आप एक चीज़ सोच के देखो, आपने एक चीज़ नोटिस करी कि हमारे जो जंगल हैं मेनली उसमें हमें ट्रॉपिकल वर्ड देखने को मिला। अब मैंने आपको इससे पहले भी अभी अपनी अर्थ की इंडिया की पोजीशन बताई थी अर्थ पे, तो हमारा कंट्री किस कंट्री में आता है? ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में आता है, जो कि इस पोर्शन में लाई करता है। इसीलिए जो हमारे वन है यानी कि जो जंगल है वो भी कैसे मिलते हैं? हमें ट्रॉपिकल देखने को मिलते हैं। हमारा जो कंट्री है उसमें जो हमें मौसम देखने को मिलता है कैसा, जनरली हमारा जो कंट्री है वो गर्म देशों में से आता है। इसीलिए जो हमें सारे वन मिले वो कैसे मिले? उष्ण वाले मिले, यानी कि जिसका मतलब ही होता है हिंदी में गर्म। तो हमें यहाँ पे कैसे देखने को मिल रहे हैं? सारी चीज़ें गर्म देखने को मिल रही हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे इंडिया की लोकेशन है वो अर्थ पर ही कुछ इस तरीके की है। तो आज शायद आपको ये समझ में आया होगा कि हमें ये वन इस तरीके के देखने को क्यों मिल रहे हैं। अब हम बात करेंगे इन पे एक एक करके कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन के लिए आपको कितनी रेनफॉल चाहिए होती है, प्लस हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से एरिया में हमें देखने को मिलते हैं। अभी पहले हम एरियाज़ का नाम देखेंगे, इसके बाद मैं आपको मैप पे भी इनकी लोकेशन एक बार दिखा दूंगी कि कहाँ पे हमें कौन कौन सी तरह के जंगल देखने को मिल रहे हैं, ताकि आपके दिमाग में, माइंड में ज़्यादा चीज़ें क्लियर रहेंगी, ज़्यादा टाइम तक आपके पास रिटेन रहेंगी। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की। देखो, पहली बात तो इनके नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, हिंदी में अगर मैं इसका नाम बोलूँ तो क्या है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अब सदाबहार का मतलब ही क्या होता है? सदाबहार का मतलब होता है ऐसे वन जो पूरे साल भर ही हरे भरे रहते हैं, जो अपनी पत्तियां कभी नहीं गिराते, वो होते हैं हमारे एवरग्रीन। अब ऐसा नहीं है कि ये जो पेड़ है हमारे कभी पत्तियां नहीं गिराएंगे, नहीं। देखो, इन वाले जंगलों में क्या होता है, इन वाले जंगलों में हमें जो वेजिटेशन देखने को मिलती है वो एक बहुत वैरायटी वाली होती है, बहुत विविधता वाली होती है, जिसकी वजह से अगर आप सोच के देखो हुआ क्या कि जब एक जंगल है मेरे पास, एक एरिया है और उसमें मैंने अलग अलग तरह के पेड़ लगा दिए। जब मैंने अलग अलग तरह के पेड़ लगाए तो होगा क्या? उनका सबका साइकिल अलग तरीके से काम करेगा। जब साइकिल अलग तरीके से काम करेगा तो आप खुद सोचो कि क्या वो एक साथ कभी अपनी पत्तियां गिराएंगे? कभी नहीं गिराएंगे। होगा क्या कि कभी कोई पेड़ गिराएगा, कभी कोई पेड़ गिराएगा, जिसकी वजह से होगा क्या कि वो एरिया हमें ऐसा लगेगा पूरे साल भर हरा भरा। इसीलिए इन जंगलों को हमने क्या बोला? ट्रॉपिकल एवरग्रीन, क्योंकि ये साल भर हमें कैसे दिखाई देते हैं? साल भर हमें दिखाई देते हैं हरे भरे। अब इन जंगलों के लिए जो हमें ध्यान रखना है वो क्या कि यहाँ पे जो हमें बारिश चाहिए वो चाहिए हमें 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा। इन जो जंगलों को बारिश चाहिए होती है। अब हम बात करते हैं कि इंडिया में ये किस किस जगह पे लोकेट है। तो ध्यान रखना, एक तो ये लोकेटेड है हमारे वेस्टर्न घाट्स पे, लेकिन ध्यान रखिएगा वेस्टर्न घाट्स में भी कहाँ पे? जो हमारा सदर्न पोर्शन है, यानी कि जो हमारा दक्षिणी क्षेत्र है, केवल और केवल ये आपको वहीं पे देखने को मिलेगी। इसकी लोकेशन अभी आपके माइंड में और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी जब मैं आपको मैप से इन सारे जितने भी आपके जंगल हैं उनकी लोकेशन मैं आपको एक एक करके बताऊँगी। ठीक है, तो
इसके बाद जो हमारे हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, यानी कि उत्तरी पूर्व राज्य। कौन से थे इसमें हमारे राज्य? जो हमारे असम, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, ये सारे राज्य भी हमारे इसके अंदर आ जाते हैं। और इसके बाद जो एक सबसे अच्छा एरिया आता है इसमें वो है अंडमान एंड निकोबार का। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में भी हमें ये देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं किस फॉरेस्ट की? इसके बाद हम बात करते हैं ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट की। तो अब हम बात करेंगे ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट की, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अब देखो, हिंदी वाले तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कौन से हमारे जंगल होंगे जो अपनी पत्तियों को एक बार जरूर गिराते होंगे वर्ष भर में। पर्ण का मतलब होता है पत्ते और पाती का मतलब होता है गिराना। तो ये वो वन है जो एक बार अपनी लीव्स ज़रूर शेड करते होंगे। तो अब इसमें क्या होगा, एक बार हमें ऐसे सब कुछ जंगल बिल्कुल हमें उजड़ा हुआ सब कुछ वो सब चीज़ें दिखाई देंगी। अब ध्यान रखना कि ये वाले जो हमें कैटेगरी है, हमारे जो फॉरेस्ट की कैटेगरी है, ये हमें इंडिया में मैक्सिमम देखने को मिलती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारा एक कंट्री है वो किस पे बेस्ड है? वो है मॉनसून पर डिपेंडेंट। इसीलिए हमें जो ये वाले वन हैं वो भी हमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कभी भी कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में 5 कैटेगरी हम लोगों ने देखी, उसमें से आपको कोई भी 4 ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा कि इंडिया में, भारत में पाए जाने वाले जो सबसे ज़्यादा अधिकतम हमें कौन सी कैटेगरी से मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा वो है हमारे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती यानी कि डिसीडियस फॉरेस्ट हमें सबसे ज़्यादा इंडिया में देखने को मिलते हैं। अब इन्हें कितनी रेनफॉल चाहिए होती है? इन्हें रेनफॉल चाहिए 70 से 200 सेंटीमीटर। इससे पहले वालों को कितनी चाहिए थी? इससे पहले वालों को चाहिए थी 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा। अब हमने इनको रेनफॉल के बेसिस पे ही 2 कैटेगरीज में फिर से डिवाइड कर दिया। कौन कौन सी? एक हमने इनको डिवाइड कर दिया मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट, मॉइस्ट डिसीडियस, और एक हमने इनको डिवाइड करा ड्राई डिसीडियस। यानी कि इसको अगर मैं बोलूं तो आर्द्र पर्णपाती और इसको हम बोलेंगे शुष्क पर्णपाती। अब देखो यहां पे भी आपको काफी सारी चीजें नाम से ही समझ में आ रही होंगी। क्या कि मॉइस्ट हमें कहाँ पे देखने को मिलेंगे? जहाँ पे हमारी जो रेनफॉल है वो ज़्यादा होगी, यानी कि इस कैटेगरी में हमारे आ जाएंगे 100 से 200 सेंटीमीटर वाला एरिया, और यहाँ पे हमारा चला जाएगा 70 से 100 सेंटीमीटर वाला एरिया। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एरिया है हमारा शुष्क है यानी कि ड्राई है, सूखा है। तो यहाँ पे हमें रेनफॉल कैसी देखने को मिलेगी? यहाँ पे हमें देखने को मिलती है कम रेनफॉल। अब हम देखते हैं कि मॉइस्ट डिसीडियस एरिया में हमारे कौन कौन सा जो इंडिया का एरिया है वो कवर हो जाता है। ध्यान रखना, एक इसमें काफ़ी अच्छा खासा हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न इलाका है वो कवर हो जाता है। अब आप सोचोगे कि मैम ने नॉर्थ ईस्टर्न तो अभी पहले भी बताया था, अभी भी बताया था। अभी बस आप रेफरेंस के लिए याद रखो, मैप में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कहाँ पे आपको एक्चुअल में मिल रहा है। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हमारे यानी कि उत्तर पूर्वी राज्य। फिर जो हमारे हिमालय के गिरिपद हैं, गिरिपद का मतलब जो हमारे फुट हिल्स हैं हिमालय के, मतलब जहाँ से हमारे जो हिमालय पर्वत हैं वो शुरू होते हैं वहाँ पे। तो हिमालय फुट हिल्स यानी कि हिमालय के गिरिपद। ठीक, अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि और कहाँ पे मिलता है। ये उड़ीसा में देखने को हमें मिलते हैं। अभी हम देखेंगे उड़ीसा में और भी कई सारी चीज़ें हैं, क्योंकि जहाँ पे हमारा चिलिका लेक वगैरह आता है वहाँ पे हम देखेंगे हमें एक अच्छा खासा मैंग्रोव वाला पार्ट भी देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, उड़ीसा में हमें ये भी देखने को मिलेगा मैंग्रोव वाला पार्ट भी। बाकी और भी 2-3 चीज़ें जो हमें देखने को मिलती हैं। अब एक चीज़ और याद रखिएगा कि यहाँ पे हमें पेड़ कौन से मिलते हैं, ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना, एक तो सैंडल यानी कि चंदन के जो हमें पेड़ हैं वो कौन से में मिलेंगे? मॉइस्ट डिसीडियस में मिलेंगे, यानी कि आर्द्र पर्णपाती वन में देखने को मिलेंगे। फिर महुआ के हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे।
ठीक, 2-3 नाम याद रखिएगा, आंवला, ये सब हमें इस कैटेगरी में देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे ड्राई डिसीडियस की, कि जो हमारे शुष्क पर्णपाती हैं ये हमें किस एरिया में देखने को मिलते हैं। तो जो हमारा वेस्टर्न यूपी वाला एरिया है स्पेशली वहाँ पे, और बिहार वाले एरिया में, ठीक है। एक तो हमारा वो एरिया जहाँ पे हर साल बाढ़ आती है बिहार में, लेकिन बिहार का एक एरिया ऐसा भी है जहाँ पे सूखा पड़ता है एक तरह से, तो वहाँ पे हमारे कौन से मिलते हैं, हमें मिलते हैं ड्राई डिसीडियस। अब यहाँ पे याद रखिएगा हमें किस किस तरह के जो वेजिटेशन है यानी कि वनस्पतियाँ हैं वो देखने को मिलती हैं। तो एक तो मिलती है हमें तेंदू, एक इम्पॉर्टेंट है खैर। अब 2 तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। एक तो ये पूछ सकता है कि भाई जो खैर है वनस्पति है ये हमें कहाँ देखने को मिलेगी। तो एक तो ये है कि हमें यूपी और बिहार वाले एरिया में देखने को मिलेगी। दूसरा, ये किसका पार्ट है, ये है हमारे ड्राई डिसीडियस का यानी कि शुष्क पर्णपाती वनों का पार्ट। अब नेक्स्ट, अब हम चलते हैं नेक्स्ट वेजिटेशन टाइप पर, दैट इज उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। अब देखो, आपको कांटे वाली चीज़ें कहाँ देखने को मिलेंगी, जहाँ पे और ज़्यादा सूखा होगा, जहाँ पे हमारे रेगिस्तान होगा, मरुस्थल वाला एरिया होगा, वहाँ पे हमें ये कांटेदार कटीली चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो अब हम चलते हैं ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट की तरफ, जिसको हिंदी में हम बोलेंगे उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। अब देखो, नाम में ही क्या है, कांटे। कांटे हमें किस पेड़ पौधा है जो हमारा बहुत फेमस, जो अपने घरों में भी हम आराम से देख लेते हैं, कैक्टस। और हम जानते हैं सबसे ज़्यादा कैक्टस है वो कहाँ का फेमस है, राजस्थान वाले एरिया में हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो मतलब कौन कौन से हमारे एरिया कवर हो जाएंगे, जितना भी हमारा वेस्टर्न इंडिया वाला पार्ट है वो सारा का सारा इसमें आ जाएगा। कौन कौन सा, जो हमारा साउथ वेस्ट पंजाब का एरिया, ठीक है, थोड़ा बहुत हमारा हरियाणा का एरिया भी इसके अंदर आ जाता है, फिर राजस्थान तो है ही, उसके बाद गुजरात का एक एरिया, जो हमारा रन ऑफ कच्छ वाला एरिया है वो सारा हमारा इसमें आ जाता है, थोड़ा बहुत एमपी का एरिया, और जो हमारा वेस्टर्न यूपी है, बिल्कुल वेस्टर्न यूपी वाला पार्ट, वहाँ पे भी हमें ये देखने को मिलते हैं कौन से, उष्णकटिबंधीय कांटेदार। अब इसकी जो वेजिटेशन है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है, उसको आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे हमें कौन कौन सी वेजिटेशन देखने को मिलती है, पहली है हमारी बबूल, ठीक, फिर है बेर, खेजरी, खेजरी के बारे में हम लोगों ने जब वाटर वाला टॉपिक कवर किया था उस टाइम भी मैंने आपको खेजरी के बारे में कुछ बताया था। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि खेजरी क्यों इम्पॉर्टेंट है, या खेजरी के बारे में क्या खास बात है जो हम जानते हैं इसको। फिर और है इसी से मिलता जुलता खजूर, यानी कि जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पाम, इसको खजूर भी लिखा जाता है इसी तरीके से, और इंग्लिश में इसको पाम भी बोलते हैं। नेक्स्ट, नीम और पलास, ये सब हमें कहाँ देखने को मिलेगा, हमारे कांटेदार वनों का पार्ट। अब 2 वर्ड आप यहाँ पे ज़रूर याद रखेंगे, यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन भी बना था 2018 वाले टैट में, तो इसके बारे में आप याद रखेंगे। एक हमारा क्वेश्चन आया था ज़ीरोफाइट्स के नाम से, ठीक है, आप क्वेश्चन पेपर उठा के चेक कर सकते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ था ज़ीरोफाइट से रिलेटेड। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए थे और पूछा गया था इनमें से कौन सा एक ज़ीरोफाइट्स है। तो ध्यान रखना, आपको इस यहाँ से इस कैटेगरी से रिलेटेड 2 वर्ड आपको याद रखना है, एक तो ज़ीरोफाइट और एक आपको याद रखना है हेलोफाइट्स। हिंदी में इसको इसी तरीके से लिखा जाएगा, ज़ीरोफाइट्स और हेलोफाइट्स। अब देखो,
ज़ीरोफाइट्स में हमारे कौन से आते हैं, ज़ीरोफाइट्स हमें मिलते हैं मरुस्थल वाले एरिया पे, यानी कि जो हमारा डिज़र्ट एरिया होता है वहाँ पे हमें जो वेजिटेशन देखने को मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ज़ीरोफाइट्स। अगर आपके पास कोई भी ऐसे प्लांट का नाम आ जाए जो हमें कहाँ मिल रहा है, थॉर्न फॉरेस्ट में मिल रहा है, और वो सारा का सारा कहाँ चला जाता है, ऑटोमेटिकली ज़ीरोफाइट्स की कैटेगरी में चला जाएगा। तो अगर आपको इनमें से कोई भी ऑप्शन पूछा जाए और ज़ीरोफाइट से वो रिलेटेड हो तो आपको वही ऑप्शन टिक करके आना है, उसी पे टिक लगा के आना है। अब हम बात करते हैं हेलोफाइट्स की। हेलो के बारे में इससे पहले हम लोगों ने जब स्टार्टिंग में अपनी वीडियोस कवर करी थी तब हम लोगों ने देखा था कि ये रिलेटेड होता है हमारा सॉल्ट से, यानी कि हेलोफाइट्स में हमारी कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, वो हमारी वेजिटेशन आ जाएगी जो सॉल्टी वाटर में भी ग्रो कर सकती हैं। वो हमारी सारी की सारी वेजिटेशन कहाँ जाती है, वो चली जाती है हेलोफाइट्स में। तो आपको ज़ीरोफाइट्स और हेलोफाइट्स दोनों समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, जो है हमारी मोंटेन फॉरेस्ट, यानी कि पर्वतीय जंगल। तो अब हम देखते हैं मोंटेन फॉरेस्ट यानी कि पर्वतीय वन। अब देखो, जब हम लोगों ने अपना पर्वत वाला पार्ट कंप्लीट किया था, हम लोगों ने देखा था अपने पर्वत को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा था इंडिया में। कौन कौन से, एक नॉर्थन में और एक सदर्न में। तो यहाँ पे भी हम इसी तरीके से अपने फॉरेस्ट को डिवाइड करेंगे। एक तो आ जाएगा हमारा नदन और एक आ जाएगा सदर्न, यानी कि इसे हम बोलेंगे दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र और इसे हम बोलेंगे उत्तरी पर्वतीय वन। ठीक, आप देखो, जब हम लोगों ने स्टार्टिंग में वो ट्रायंगल वाला डायग्राम मैंने आपको बना के समझाया था, उस टाइम पे हमने क्या देखा था कि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे क्या हो रहा था, हमारी जो वेजिटेशन थी वो हमारी कम होती जा रही थी। क्यों? क्योंकि हमें रेनफॉल कम देखने को मिलेगी, टेम्परेचर कम देखने को मिलेगा, हाइट बढ़ गई, तो वहाँ पे हमें वेजिटेशन कम से कम देखने को मिल रही है। अब हम कहाँ चले गए हैं, हम चले गए हैं पर्वतों पे। आप खुद सोच के देखो, जब हम पर्वतों पे चले गए हैं तो क्या हो रहा है, हम हाइट पे चले गए हैं। हाइट पे चले गए हैं तो क्या होगा, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन कम होगा, प्रेसिपिटेशन कम होगा, बारिश कम होगी, प्लस टेम्परेचर भी यहाँ पे कम होगा। उसकी वजह से होगा क्या, वेजिटेशन भी कम होगी। हम लोगों ने अभी देखा था स्टार्टिंग में क्या कि यहाँ पे हमें कौन सी वेजिटेशन देखने को मिलती थी, टुंड्रा वेजिटेशन हमें देखने को मिल रही थी। तो यहाँ पे हमें कौन सी वेजिटेशन देखने को मिलेगी, वो भी होगी टुंड्रा वेजिटेशन। और टुंड्रा वेजिटेशन कहाँ मिलती है, जो हमारे बहुत ठंडे इलाके होते हैं वहाँ हमें देखने को मिलती है। अब हम जानते हैं कि जो हमारा हिमालय वाला एरिया है बहुत ठंडा है, इसीलिए आप सोच के देखो कि जो टुंड्रा वेजिटेशन है वो हमें सदर्न पार्ट पे, यानी कि जो हमारा दक्षिणी क्षेत्र है वहाँ पे नहीं मिलती। अब आप खुद सोच के देखो ना कि जब पर्वतीय क्षेत्र है तो पर्वत पे दोनों पे मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों है कि दक्षिण में नहीं मिल रही, उत्तर में मिल रही है। तो उत्तर में मिलने का यही रीज़न है कि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है, क्योंकि वहाँ जो हमारे पर्वत हैं उनकी हाइट बहुत ज़्यादा है। ठीक, और यहाँ के जो हमारे पर्वत हैं उनकी हाइट कंपैरेटिवली बहुत कम है हमारे हिमालयाज़ के, इसीलिए यहाँ पे हमें टुंड्रा वेजिटेशन देखने को नहीं मिलती। अब यहाँ पे आप दो तीन चीज़ों के नाम याद रखिएगा जो हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। एक तो है देवदार, एक वॉलनट यानी कि अखरोट। आप लोगों ने देखा भी होगा, आप लोग जितनी बार जम्मू कश्मीर गए होंगे, वैष्णो देवी माता के दर्शन करने गए होंगे, आप सब लोग वहाँ से अखरोट लेके आए होंगे ज़रूर, प्रसाद में आपने बांटे भी होंगे। तो यहीं पे हमें ज़्यादा अखरोट देखने को क्यों मिलते हैं, यहीं से हम अखरोट प्रसाद में क्यों लेके आते हैं, क्योंकि वो इसी वेजिटेशन में ग्रो हो पाते हैं। ठीक, अब हम नेक्स्ट चलते हैं सदर्न पार्ट पे। सदर्न पार्ट में हमें कहाँ कहाँ ये पर्वत जंगल वन जो है देखने को मिलते हैं, वो मिलते हैं हमें नीलगिरी की पहाड़ियों पर, अन्नामलाई की पहाड़ियों पर। ये सब हमने कवर कर लिया था कि हमें कौन कौन से स्टेट में मिलती हैं। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन सी बताई थी, वो थी अन्नामुलाई। और हमारी कौन सी, ये है हमारी पालनी हिल्स, ये भी हमें साउथ में ही मिलेंगी, पालनी पहाड़ियाँ। ठीक, ये तीन पहाड़ियाँ मेनली हम इन पर्वतीय वन के अंदर आती हैं। और ध्यान रखना, इनको हम एक अलग नाम से भी जानते हैं यहाँ पे, उसका क्या नाम है, शोलाज। हिंदी और इंग्लिश में सेम ही लिखा जाता है ये, शोलाज।
इन जंगलों को इस एरिया में हम एक लोकल लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं, वो क्या है, शोलाज। तो अगर क्वेश्चन इस तरीके से बन के आ जाए कि जो शोलाज हैं वो किससे रिलेटेड हैं, तो वो हमारे पर्वतीय वन से रिलेटेड हैं। और कहाँ मिलते हैं, हमें मिलते हैं ये दक्षिणी क्षेत्र में। दक्षिणी क्षेत्र में भी कहाँ पर 3 पहाड़ियाँ मेनली इसमें कवर होती हैं, नीलगिरी की, अन्नामलाई की और जो हमारी पालनी हिल्स है। अब ध्यान रखना, यहाँ पे हमें एक स्पेशल टाइप के ट्री मिलते हैं, चिंचोना। ठीक, हम जानते हैं कि ये जो इसकी बार्क होती है, इस ट्री की जो बार्क होती है वो किस में काम आती है, जब हमें मलेरिया हो जाता है उसको क्योर करने में हम किसकी बार्क को यूज़ करते हैं, इसी पेड़ की बार्क को यूज़ किया जाता है। कहाँ मिलते हैं, ये हमें मिलेगा दक्षिणी एरिया में। ठीक, अब नेक्स्ट और जो हमारा आज का लास्ट वेजिटेशन पार्ट है हमारे इंडिया का, उस पर चलते हैं। कौन सा, लिटोरल एंड स्वाम्पी फॉरेस्ट, यानी कि वेलांचली एवं अनूप वन। अब देखो, स्वाम्पी एरिया हमारे कौन से होते हैं, लिटोरल एरियाज हमारे कौन से होते हैं, स्वाम्पी होते हैं हमारे जो हमारे मार्शी एरियाज आते हैं, यानी कि जो दलदली वाले इलाके होते हैं वो सारी हमारी इसमें कवर होते हैं। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा वेटलैंड्स का। जितनी भी हमारी वेटलैंड्स हैं वो सारी की सारी हमारी इसी कैटेगरी में आती हैं। और ध्यान रखना, क्वेश्चन अगर आता है कि हमारे इंडिया में एट प्रेजेंट कितनी वेटलैंड साइट हैं जो रामसर साइट्स बन चुकी हैं, तो वो हैं हमारी 37 एट प्रेजेंट। ठीक, अब ये जो हमारी जंगल है, ये जो हमारे वन का पार्ट है, ध्यान रखना इसका जो 70% है वो कहाँ चला गया है, अब पेडी कल्टीवेशन में। कल्टीवेशन यानी कि चावलों की खेती में। ठीक, किसका पार्ट, जो हमारे वेलंचाली व अनूप वन है उसका पार्ट। अब ये हमारे होते हैं 2 तरीके के, एक हमारे ये हो सकते हैं ऑन शोर और एक हो सकते हैं ऑफ शोर। अब इसका मतलब क्या है ऑन शोर और ऑफ शोर का, ध्यान रखना। ऑन शोर हमारे वो एरिया होते हैं जो हमारे ओशन से यानी कि समुद्र से या किसी वाटर बॉडी से लगे हुए होते हैं, वो होते हैं ऑन शोर। जबकि ऑफ शोर हमारे वो एरिया होते हैं जो हमारे किसी नदी वगैरह के पास हो सकते हैं, किसी लेक के पास हो सकते हैं, वो सब आ जाते हैं हमारे ऑफशोर में। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो हमें वेजिटेशन यहाँ देखने को मिलती है वो है कोकोनट, यानी कि नारियल, या फिर पाम। पाम भी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे जो हमें देखने को मिलते हैं ऑफशोर, वो है मैंग्रोव वन। जो मैंग्रोव वनस्पतियां हैं वो हमें इसी में देखने को मिलती हैं। इसमें भी हमें ऑफशोर यानी कि ऐसे एरियाज़ में देखने को मिलती हैं जो हमारे किसी नदी से लगे हुए हैं या फिर जो हमारे किसी लेक के आसपास हमें देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा पार्ट था पूरा का पूरा, हम लोगों ने अपनी इसमें पूरी वेजिटेशन देख ली इंडिया की। अब हम देखेंगे, जो मैं आपको पहले से बोलती हुई आ रही हूँ कि मैं आपको ये सारी चीज़ें मैप पे ड्रॉ करके दिखाऊंगी। तो अब हम चलते हैं मैप की तरफ, एक बार मैप पे देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमारी कौन कौन सी वनस्पतियाँ, कौन कौन सी वेजिटेशन हमें किस किस पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिलती हैं। तो अब जो हमने 5 प्रकार की वेजिटेशन इंडिया में देखी थी उसको हम अब मैप के थ्रू देखते हैं। तो सबसे पहली हमने देखी थी ट्रॉपिकल एवरग्रीन, यानी कि सदाबहार। अब देखो, सदाबहार को मैंने किससे डिनोट करा है, इसको मैंने डिनोट करा है माइनस के साइन से। तो जहाँ पे आपको ये माइनस वाला साइन दिखाई दे रहा है इंडिया के मैप पे, यानी कि मैंने आपको बताया था उस टाइम पे भी कि वेस्टर्न जो हमारे घाट्स हैं उसके भी किस पार्ट पे, साउथ वाले पार्ट पे हमें ये देखने को मिलते हैं। प्लस जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न वाला पार्ट है जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है, उस पार्ट पे हमें कहाँ देखने को, क्या कौन सी वेजिटेशन देखने को मिलती है, उस पे हमें देखने को मिलती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार। नेक्स्ट हम लोगों ने देखी थी ट्रॉपिकल डिसीडियस, यानी कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। और ये हमें किस कंट्रीज़ में देखने को मिलती है, जो हमारे मॉनसून पे डिपेंडेंट होते हैं। अब हमारा इंडिया भी मॉनसून पे डिपेंडेंट है, इसीलिए हमें मैक्सिमम हमें इंडिया में देखने को मिलते हैं। अधिकतम जितना भी आपका प्लेन वाला पार्ट है, जिसको मैंने कोई भी सिंबल नहीं बनाया है,
कोई भी सिंबल नहीं बनाया है, प्लेन पार्ट है, वो आपका सारा का सारा किस में चला जाता है, डिसीडियस वाले में, यानी कि ऐसे जो अपनी लीव्स को एक बार शेड करते हैं, यानी कि जो अपने पत्तों को गिरा देते हैं, ये चला जाता है हमारा डिसीडियस में। इसके बाद जो हम लोगों ने देखा था वो थे ट्रॉपिकल थॉर्नी, यानी कि उष्ण कटिबंधीय जो हमारे कटीले वन होते थे। तो कटीले वन हम लोगों ने देखा था कि थोड़ा बहुत हमारा पंजाब का, हरियाणा का, उसके बाद राजस्थान का पूरा पार्ट, गुजरात का पार्ट, थोड़ा सा एमपी का पार्ट, और मैं वहाँ पे एक स्किप हो गया था जो हमारा तेलंगाना वाला पार्ट है, वहाँ पे भी हमारा जो इंडिया का पार्ट है वो सारा का सारा सूखा रहता है, ड्रॉट हमें देखने को मिलता है। तो इसीलिए वहाँ पे जो हमें वेजिटेशन मिलती है वो कौन सी मिलती है, थॉर्नी मिलती है, यानी कि कटिबंधीय हमें जो वेजिटेशन है वो देखने को मिलती है। इसको मैंने डिनोट करा है स्लैंट लाइन से, यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। फोर्थ हम लोगों ने देखी थी मोन्टेन, यानी कि पर्वतीय, और हमें यहाँ पे कौन सी देखने को मिली थी, स्पेशली टुंड्रा वेजिटेशन हम लोगों ने देखी थी। तो जितना भी हमारा ये हिमालयन रीजन है, जो हमारे ग्रेटर हिमालयाज हैं, ट्रांस हिमालयाज और ये वाला पार्ट, प्लस थोड़ा बहुत हमारा ईस्टर्न, यानी कि जो नॉर्थ ईस्टर्न हमारे स्टेट है वो भी बस थोड़ा बहुत वहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, नॉर्थ ईस्टर्न में हमें टुंड्रा वेजिटेशन देखने को नहीं मिलेगी, टुंड्रा केवल और केवल हमें यहीं पे देखने को मिलती है। और लास्ट था इसमें हमारा स्वैम्पी एरियाज, यानी कि अनूप। इसमें क्या थे, हमारे जितने भी दलदली इलाके थे वो आने थे। अब देखो, जो मेरे ऑनशोर वाले थे वो तो मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिए हैं जो इम्पोर्टेंट थे। यहाँ पे जो हमारा इम्पोर्टेंट है, ये कौन सा एरिया, ध्यान रखना, ये हमारा महानदी का डेल्टाइक प्लेन एरिया है, यानी कि जहाँ के महानदी हमारी अरब सागर में मिलती है वो वाला जो एरिया है ये इसमें कवर होता है। और यहाँ पे हमारी आती है गोदावरी और कृष्णा, जब मिलती है तो ये भी एक डेल्टाइक प्लेन बनाती है, गोदावरी और कृष्णा रिवर, जिनके बारे में हम लोगों ने रिवर्स वाले, जब हमने पेनिनसुलर इंडिया की रिवर्स कवर करी थी उसमें देखा था। तो जहाँ पे ये दोनों रिवर्स बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, वहाँ पे जो हमारे प्लेन्स बनते हैं, डेल्टाइक प्लेन बनते हैं, वहाँ पे भी हमें क्या देखने को मिलते हैं, स्वैम्पी एरियाज। और स्पेशली स्वैम्पी एरियाज में भी जो मैंग्रोव हमें पेड़ पौधे होते हैं, वो हमें यहाँ पे वनस्पतियाँ होती हैं, वो हमें देखने को मिलती हैं। तो ध्यान रखना, 3 पोर्शन में हमें मैंग्रोव देखने को मिले। कौन कौन से, एक तो हम जानते ही हैं वेस्ट बंगाल, जहाँ पे हमारा सबसे बड़ा डेल्टा बनता है सुंदरबन, सबसे ज़्यादा मैंग्रोव हमें वहाँ देखने को मिलेंगे। फिर हमें मिले चिल्का लेक के आसपास, यानी कि जहाँ पे, और महानदी के आसपास। और तीसरा हमें मिले गोदावरी और कृष्णा के आसपास। इसको मैंने डिनोट करा है एकदम डार्क से। और भी अब हमारे पास जो दलदली इलाके हैं, आपको पता है वो कहीं भी बन सकते हैं, जहाँ पे हमें पानी इकट्ठा हुआ मिलेगा वहाँ पे हमारे दलदली इलाके बन सकते हैं। तो जितने भी हमारे लेक्स होते हैं, जो हमारे कश्मीर में वूलर लेक वगैरह है, उसके आसपास की जो हमारी वेटलैंड है, वो सब हमारे इन स्वैम्पी एरियाज़ में आ जाते हैं। लेकिन मैप पे उन्हें बनाना इतने अच्छे से पॉसिबल नहीं था, तो जो चीज़ें हाईलाइट हो सकती थी मैप पे वो मैंने आपको दिखा दी हैं, बाकी सब मैंने आपको एग्जाम्पल में बता दिया है। इसके अलावा भी जो चीज़ें रह गई हैं या जो चीज़ें मैं मैप पे ड्रॉ नहीं कर पाई हूँ, उनको मैं PDF में आपको अवेलेबल करवा दूंगी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे लेक्चर फिनिश अप होता है, लेकिन इसके बाद भी फॉरेस्ट का हमारा एक पार्ट बच जाता है, जिसमें हम क्या देखेंगे, जिसमें हम फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में देखेंगे, जो हमारी हर 2 साल में एक बार पब्लिश करी जाती है। तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर सीरीज़ में कवर करेंगे। अब अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लस बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम्स पे मिलते रहें। PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है। एंड तब तक स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।